नमस्कार, स्नोर समाचार में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में टाइगर हिल और तुलोलिंग जैसी ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराया था और साउथ अफ्रीका में भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन खूंखरी, उसको अंजाम दिया गया था। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। सर, अगर बात की जाए, जो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो हमारे देश का जो रक्षा बजट है उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो जो रक्षा बजट है, आप क्या मानते हैं, कैसा इस बार का बजट है? अरुण जी, मैं मानता हूं कि इस साल का रक्षा बजट जो है वो बहुत ही अच्छा बजट है और एक ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक बजट मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जितने भी रक्षा बजट हुए हैं उन सबसे ज़्यादा जो पैसा है 5,94,000 करोड़ का प्रावधान जो है पहली बार देश के इतिहास में इस बजट में किया गया है। अगर आप पिछले साल का भी बजट देखें, उसमें केवल 5,25,000 करोड़ के आसपास था। तो तकरीबन इस बजट में 13% से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे जो 2014 में जो बजट था उस टाइम जब यूपीए सरकार थी, तकरीबन 2 लाख और थोड़ा सा ऊपर उसमें दिया जाता था रक्षा बजट के लिए। और अभी 2023 और 24 के लिए ये बजट जो है तकरीबन 3 गुना इसमें वृद्धि हुई है। इसलिए ये बहुत अच्छा बजट है, दूरदर्शी बजट है और भारतवर्ष की रक्षा और सुरक्षा की जो आने वाले सालों में चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखा हुआ एक अच्छा बजट है। ब्रिगेडियर साहब, जो अगर बात की जाए जैसे चीन और पाकिस्तान है, तो उससे भारत का जो गहरा विवाद रहा है, तो आप क्या मानते हैं जो इस बार का बजट है वो कितना जो कारगर रहेगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमारे 2 पड़ोसी देश जो कि परमाणु संपन्न भी हैं और हमारे उनके साथ गहरे सीमा विवाद भी हैं। पाकिस्तान की हालात आप जानते ही हैं, ज़्यादा खतरा वहाँ से नहीं है। लेकिन चाइना पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि गलवान में क्या घटना हुई, डोकलाम में क्या घटना हुई और अरुणाचल जो है तवांग घाटी में क्या घटना हुई और आने वाले के लिए क्या चुनौतियां हैं। उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि हम कॉम्बैट रेडीनेस में रहें। लड़ाई में की हालात के लिए, उसके लिए बिल्कुल हमारी सेना जो है चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल तैयार है। उसके लिए मॉडर्नाइजेशन का होना बड़ा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का होना बड़ा ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ब्रिजेज़ हों, चाहे रेलवेज़ हों, चाहे वो बॉर्डर रोड्स हों, नई टेक्नोलॉजी, चाहे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ड्रोन्स हों, ये सारी चीज़ें आज हमको, टैंकों की ज़रूरत है, पहाड़ी इलाके में हमको लाइट टैंक्स चाहिए, आर्टिलरी की ज़रूरत है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स की हमको ज़रूरत है, सबमरीन की ज़रूरत है, मिसाइल की ज़रूरत है, ईडी सिस्टम की ज़रूरत है। और इन सब के लिए अगर आप देखेंगे इस बजट में बहुत बड़ा जो प्रावधान किया गया है 1,62,000 करोड़ का। 1,62,000 करोड़ का जो बजट इस बार रखा गया है, ताकि हम अपना जो विदेशों से हम जो अपना हथियार सामान लाते हैं उनको कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार हैं वो हम देश के अंदर ही यहीं पे जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। और जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है, और उसकी सहायता से जो है हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें और हमारा आयात कम हो। इतना ही नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम दूसरे देशों को निर्यात भी कर पाएँ। सर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात की, तो आपको क्या लगता है, जैसे चीन की बात की कि चीन ने बहुत सीमा में काफ़ी अपना डेवलप कर लिया है, तो आपको क्या लगता है जो रेल लाइन है लेह के लिए, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? और इसके लिए क्या लगता है कि बजट में इस साल तो कुछ नहीं मिला है, क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका बारे में? जैसे मैंने कहा कि इस बार का जो बजट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है। गवर्नमेंट उस पर बहुत स्पेंडिंग करने वाली है, पैसा लगाने वाली है। और अगर आप इसमें रेलवेज़ का देखें, क्योंकि रेलवे का होना और बॉर्डर जो रोड का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर आप रेलवे की बात करें तो इस साल तकरीबन 2,40,000 करोड़ जो है वो रेलवे का बजट है। और पिछली साल के मुकाबले में जहाँ तक मेरा ध्यान है 1,37,000 करोड़ पिछली साल था, जो इस बार 75% बहुत ज़्यादा है। और जैसे आप देखें कि चाइना के लिए 2 एक्सिस हैं यहाँ से लद्दाख के लिए। एक तो जोजिला एक्सिस जो कारगिल के टाइम में युद्ध में लड़ाई में था, उसका इस्तेमाल किया गया।
और यहाँ पर टनल ना होने की वजह से और जोजिला की होने की वजह से मुश्किल आती थी। और आप देखिए अभी जोजिला पे अटल टनल बन गई, उसका उद्घाटन हो गया, उसका शुरुआत हो गई। जो शिंकुला टनल है उस पर भी टेंडर की प्रक्रिया जारी चली हुई है। और सबसे ज़्यादा बजट जो है रेलवे के लिए दिया गया है। और हिमाचल में 1900 करोड़, 1000 करोड़ जो है आपका भानुपल्ली बरमाना के लिए दिया गया है। और जो बाकी आपका चंडीगढ़ बद्दी और नालागढ़ की रेल लाइन है। और जिस तरह आप देखेंगे कि बिलासपुर से लेह तक का सर्वे हो चुका है और इस पे भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, क्योंकि रक्षा, सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से इन रेलवे लाइंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। सर, आपको क्या लगता है इसमें जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारों के लिए क्या कुछ दिया गया है? हमारे सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के, वीर नारियों के और उनके परिवारों के लिए बहुत कार्य हुए हैं, खास करके 2014 से लेके अभी तक। और मैं अगर काम बहुत हुए हैं, अगर मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन। ये मुद्दा आप देखिए पिछली सरकार के दौरान 40 सालों से लटका हुआ था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। और सबसे पहले अगर कोई निर्णय मोदी सरकार ने लिया गया है वो 1 रैंक 1 पेंशन का हुआ है। और इसमें तकरीबन 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा किया गया है। और 2019 में अभी दोबारा इसको रिवाइज़ किया गया है। और रिवाइज रेट से जो है हमारे पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को जो भी रिवाइज पेंशन है वो दी जाएगी। दूसरा जो बड़ा कार्य मैं समझता हूँ, उनके मान सम्मान के लिए, उनके शौर्य और बलिदान और वीरता के लिए जो एक प्रकार की श्रद्धांजलि है, उनको एक प्रकार का सलाम है, वो है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। आज तक हमारे पास अपनी युद्ध स्मारक नहीं थी। आप देखिए किस तरह एक भव्य सुंदर युद्ध स्मारक जो है वो दिल्ली में बनी हुई है। और आप देखिए किस तरह हमारे मोदी जी जो हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, चाहे वो कारगिल में जाते हों, लेह में जाते हों, अरुणाचल में जाते हों, उनके साथ एक नाता, व्यक्तिगत नाता आपस में किया। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने देखा होगा पिछले महीने या कुछ दिन पहले हुई है कि अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह हैं, आज भारतवर्ष में 21 परमवीर चक्र हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इनमें से 4 परमवीर चक्र जो हिमाचल के वीर सपूत हैं वो हैं। चाहे वो मेजर सोमनाथ शर्मा हो, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा हो, कैप्टन विक्रम बत्रा हो या सूबेदार संजय कुमार हो, इन सब के नामों के वहाँ पर जो द्वीप हैं उनका नाम रखा गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मान सम्मान है। एक योजना चलाई गई थी अग्निवीर, तो अग्निवीर को लेकर इस बार क्या बजट में कुछ खास है, रक्षा बजट में? देखिए अग्निवीर के लिए आपने देखा हिमाचल जो एक वीर भूमि जानी जाती है, किस तरह का जोश और उत्साह हमारे बच्चों में था और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसके हिस्सा में लिया। और हाल ही में इसके परिणाम निकले हैं। मैं अपने सब बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और तकरीबन यहाँ पर 1,25,000 जो है सैनिक आज सेवा में कार्यरत है और तकरीबन 1,20,000 जो है हमारे पूर्व सैनिक हैं। तो ये हिमाचल एक वीर भूमि जानी जाती है। और मैंने कहा कि फ्यूचर की वॉर को ध्यान में रखते हुए किस तरह से यंग प्रोफाइल सेना में हो, तो ये जो अग्निपथ की स्कीम है, अग्निवीर की स्कीम है, ये लाई गई है। इस बजट में ये ध्यान रखा गया है कि जो भी कॉर्पस मनी है अग्निपथ का, जो उनको 4 साल के बाद मिलेगा या जो उसकी पे उनको मिलेगी, वो जो है इनकम टैक्स से उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है नहीं लगाया जाएगा। तो जो कि एक बहुत बड़ी छूट है हमारे अग्निवीरों के लिए। सर, अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या आपको लगता है कि जो मोदी सरकार उसके बाद आतंकवाद में कितनी कमी आई है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो हम आए दिन सुनते थे कि आतंकवाद की घटना कश्मीर में होती रहती थी या दूसरे स्थानों में भी होती रहती थी। जब से आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा किया गया है, वहाँ पर सुख शांति जो है वहाँ पे बहाल हुई है, आम लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर बहाल हुई है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले 1 साल में आप हैरान होंगे कि 2 करोड़ के लगभग वहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, वहाँ के लोगों की ग्रोथ हुई है, इकोनॉमी में इजाफा हुआ है। और जहाँ तक आप देखिए, जब ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, हर घर तिरंगा, उस समय भी पूरे कश्मीर में गली गली में तिरंगा फहराया गया था। आज आप बिना हिचकिचाहट के कश्मीर में घूम सकते हैं, वहाँ पे अमन है, शांति है और ये जो आतंकवाद की घटना है बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी हैं।
धन्यवाद सर। ये थे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, जिन्होंने बताया कि जो इस बार का बजट है उसमें रक्षा के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।